The best platform of NEET NG welcomes you all on YouTube channel Came to Fair. And in today's session we are going to discuss about the hybridization. So hybridization का कंसेप्ट सीखने से पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो रेजोनेंस एरोमेटिसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उस रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में हम लोग स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और उस इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन इंक्रीज करता है। तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेजोनेंस या एरोमेटिक कैरेक्टर होगा या नहीं होगा, दैट इज चेक्ड बाय एक फैक्टर होता है प्लेनरिटी। उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कंजुगेशन है तो डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं है। तो मॉलिक्यूल प्लानर है या नहीं है वो हम डिसाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से। आगे हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो 3 टॉपिक पढ़ना होता है हाइड्रोकार्बन में। अल्केन, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड है तो हम समझेंगे सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई। तो ये तीनों हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये सारा कंसेप्ट हम सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वो इंटरमीडिएट शॉर्ट लाइव्ड है, मतलब वो एंड प्रोडक्ट तो नहीं होगा लेकिन रिएक्शन में एक स्टेज में बनेगा, और उस इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के आधार पे हम रिएक्शन के रेट को डिसाइड करते हैं। तो गिवन इंटरमीडिएट में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये सारा हम स्टडी करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमें 0 लेवल से इस कंसेप्ट को सीखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जाने से पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेन कॉज क्या होगा। इस मेन कॉज को समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, कार्बन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं। तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। अगर ऑर्बिटल डायग्राम को लेकर के चले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, और ये 3 ऑर्बिटल के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक वेल नोन कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इसको हम डाइवैलेंट बोलेंगे। अगर इस ग्राउंड स्टेट में हम 97 किलो कैल एनर्जी सप्लाई करें तो हम देखेंगे कि 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड फ्रॉम 2s to 2p। तो हमारा जो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन मिलेगा कार्बन का वो इस तरह से हो जाएगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहा, 2s में अब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 2p में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन इज 4, इसलिए यहाँ पे कोवैलेंसी 4 हुआ, और ये कार्बन जो है ये 4 हाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस एक्साइटेड स्टेट में अगर हम 4 हाइड्रोजन एटम को इस कार्बन के बॉन्डिंग रेंज में लाएं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट मिनिमम हो जाए, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हर एक हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एटॉमिक नंबर असाइन कर ले। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s1, 1s1, 1s1 एंड 1s1। हर एक हाइड्रोजन एटम के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब कार्बन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हमें मिला यहाँ पे कितना, 4। अब हमें देखना है कि मीथेन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है इसमें कार्बन के 2s और 2p ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन से
वो मीथेन मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं, उस मीथेन मॉलिक्यूल में ऑल 4 CH बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी है वेदर दे आर गोइंग टू बी इक्विवेलेंट और नॉट, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि कार्बन कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किया है बॉन्ड बनाने के लिए, तो 2s 2px 2py एंड 2pz। हाइड्रोजन के तरफ से 1s ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट हुआ है। अब हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो एक CH बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो कार्बन के 2s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और उस स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग x, y एंड z कोऑर्डिनेट, इसलिए इसके पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए यहाँ s 2s और 1s के ओवरलैप से जो हमारा CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ये कहलाएगा नॉन डायरेक्टेड बॉन्ड। अब हम यहां देख रहे हैं p और s ऑर्बिटल के ओवरलैप से जो बॉन्ड बना है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। p ऑर्बिटल का शेप होगा डम्बेल शेप, और उस डम्बेल शेप में 2 लोब्स होता है। वो लोब्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंटेन करके रखेगा, और 2 लोब्स जहां पे एक दूसरे को ज्वाइन करता है दैट इज कॉल्ड एज द नोडल प्लेन, और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो px का मीनिंग हो गया कि लोब्स आर ओरिएंटेड अलोंग x एक्सिस, py का मीनिंग हुआ लोब्स आर ओरिएंटेड अलोंग y एक्सिस, और pz का मतलब हुआ कि लोब्स आर ओरिएंटेड अलोंग z एक्सिस। अब ये px, py और pz जब s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करा तो यहाँ पे CH बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन इस CH बॉन्ड में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाएगा बिकॉज p ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। तो यहाँ पे हमें जो 3 बॉन्ड बनता दिख रहा है ये तीनों बॉन्ड हो जाएगा डायरेक्टेड बॉन्ड। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर भी है और डायरेक्शनल कैरेक्टर भी है, इसलिए 4 हाइड्रोजन एटम वो इक्विवेलेंट नहीं होने जा रहा है। साथ साथ ये 4 CH बॉन्ड का लेंथ या स्ट्रेंथ भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए ओवरऑल ये मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होने नहीं जा रहा है। तब ये देखा गया कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आया कि कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। हाइड्रोजन के तरफ से तो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल आया हर जगह 1s 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 1s, लेकिन कार्बन जो है वो 2 तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल कर रहा है, s और p। s का शेप होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, p हो गया डम्बल शेप, s में नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, p में डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देखा गया कि अगर कार्बन एटम का 2s और 2px 2py और 2pz ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलावा, तो सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन होने के बाद वो क्या करेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगा, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस में बीच में होने के कारण दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो वहां पे रिपल्सन कम होगा, एनर्जी कंटेंट कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हमें एक स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए करना क्या होगा, तो ये जितना एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन का ये सबको ओवरलैप करा दिया जाए, मिक्स करा दिया जाए। तो कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट होगा, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा जिसका एनर्जी कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल हो, मतलब नियरली सेम हो। तो नियरली सेम होगा 2s और 2p का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है। 2s का मतलब हुआ कि सेकेंड सेल का s सब सेल, 2p का मतलब हुआ सेकेंड सेल का p सब सेल। चूंकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है, इसलिए 2s एंड 2p और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू हैव नियरली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी।
इसमें हमें 1s ऑर्बिटल को कंट्रीब्यूट नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि 1s के लिए n का वैल्यू 1 है और 2s के लिए n का वैल्यू 2 हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो हमें वो एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कराना है जिसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, एनर्जी कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना है। अब हम, ये बड़ा बेसिक टर्म है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका मीनिंग क्या होगा? तो एटॉमिक ऑर्बिटल का मीनिंग होता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पेस और रीजन इन एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब एक एटम के अंदर वो कौन कौन सा पोजीशन होगा, वो कौन कौन सा जगह होगा जहां पे उस एटम के इलेक्ट्रॉन के होने का संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो कार्बन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कौन सा हो गया हमारा, 1s 2s एंड 2p। ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल ये शो करता है कि कार्बन एटम के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस 3 जगह पे प्रेजेंट होगा, 1s में, 2s में और 2p में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि देयर इज मच एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s, therefore 1s orbital is not going to contribute any role for overlapping or mixing with 2s and 2p, इसलिए हम 1s को अलग कर दिए। तो अब हमें क्या करना है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी कंटेंट इक्वल है उसको मिक्स करा करके और न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करेंगे। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा तो वहां पे एक चीज ध्यान में रखना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि जो टोटल एनर्जी कंटेंट है वो अलग अलग ऑर्बिटल के बीच में बढ़ेगा और अलग अलग ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चले जाने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का चांस कम होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टेबल बॉन्ड। अब हम इस प्रोसेस को लेकर के यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब हमें ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप में कंट्रीब्यूट कराना है। हमें एक हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग या ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो रेडी मोड में है ओवरलैपिंग के लिए वो है कितना, 4, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना प्रोड्यूस होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, इसलिए वहां पे जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला वो हो जाएगा sp3। अब टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होने जा रहा है यहाँ पे, sp3 और sp3। अगर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी है, शेप एंड साइज ये इक्वल है। मतलब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी, शेप, साइज में कोई डिफरेंस होने नहीं जा रहा है, और हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को रखेगा अपने साथ। अब कार्बन के तरफ से हमें एक सिमेट्रिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला, हाइड्रोजन भी सिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर रहा है 1s1 कॉन्फ़िगरेशन से। अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा 4CH बॉन्ड का फॉर्मेशन मीथेन मॉलिक्यूल में, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ऑल 4CH बॉन्ड्स हैव सेम लेंथ, सेम स्ट्रेंथ। मतलब ये 4 जो हाइड्रोजन एटम है, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट। तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे जो मीथेन मॉलिक्यूल मिला उसका स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होने का रीजन जो है वो ये हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे कार्बन के तरफ से सिमेट्रिकल ऑर्बिटल मिल रहा है, हाइड्रोजन के तरफ से सिमेट्रिकल ऑर्बिटल मिल रहा है, इसलिए 4CH बॉन्ड का प्रॉपर्टी सेम होगा। ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल का दैट विल इंक्रीज।
अब हमें थोड़ा सा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को स्टडी कर लेना है यहाँ पे, कि अगर s और p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे p ऑर्बिटल को अगर हम ले ले x एक्सिस की ओर ओरिएंटेड लेकर के, मान लेते हैं ये px ऑर्बिटल है और इसका जो एक लोब है वो प्लस, दूसरा लोब का साइन माइनस। इसके साथ हम अगर s ऑर्बिटल ले ले जिसका स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप है और वेव फंक्शन का साइन अगर प्लस है, तो क्या होगा, ये लोब प्लस साइन के साथ प्लस ये ऑर्बिटल प्लस साइन के साथ मिक्स होकर के एक बिगर लोब का फॉर्मेशन करेगा। अब उस बिगर लोब को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को ड्रॉ करना है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब हुआ एक ऐसा लाइन जो दोनों ऑर्बिटल के न्यूक्लियस से पास होता हो और फिर हमें वहां पे न्यूक्लियस को इंडिकेट कर देना है। अब ये दोनों लोब मिलकर के एक बिगर लोब का फॉर्मेशन करेगा और इस लोब के साइज के तुलना में ये जो माइनस साइन वाला जो लोब है उसका साइज छोटा हो जाएगा। ये जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला इसमें s कैरेक्टर भी है और p कैरेक्टर भी है। यहाँ पे जब तक ये ओवरलैप नहीं किया है तब तक ये प्योर p ऑर्बिटल है और ये प्योर हमारा s ऑर्बिटल है। तो ओवरलैपिंग के बाद जो हमें न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला, उस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल में का जो शेप है वो p ऑर्बिटल की तरह दिख तो रहा है, लेकिन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर p ऑर्बिटल में साइज का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इस p ऑर्बिटल में दोनों लोब का साइज इक्वल है, लेकिन यहाँ पे दोनों लोब का साइज अनइक्वल है। एक बड़ा लोब है जिसका साइन प्लस है और जो दूसरा छोटा लोब है उसका साइन माइनस है। और यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज कंटेन्ड इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, तो एंड टू एंड ओवरलैप, या इसी को हम बोल सकते हैं एक्सियल ओवरलैप। और चूंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में है, इसलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये बहुत ज्यादा होगा। अब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, और स्टेबल बॉन्ड का मीनिंग हुआ कि वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन से हमें मीथेन मॉलिक्यूल जो मिला, हाइब्रिडाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो ज्योमेट्री के बारे में बताता है। तो इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को कौन सा प्रेफर्ड डायरेक्शन में रखे ताकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके बीच का रिपल्सन कम हो जाए। प्रेफर्ड डायरेक्शन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर रहना चाहेगा ताकि रिपल्सन घट जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि इस मीथेन मॉलिक्यूल में जो ज्योमेट्री होगा दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम वेज फॉर्मूला से भी शो कर सकते हैं। वेज फॉर्मूला, ये वेज फॉर्मूला होता क्या है, तो कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है वो एक प्लेन में होगा, एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे, दूसरा हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर। चूंकि ये चारों हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं है इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम बोल सकते हैं नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। लेकिन हमें इसमें अगर कंक्लूड करना हो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर हम पूरे प्रोसेस को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि 3 तरह का मेन वर्क हुआ है यहाँ पे। पहला, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कार्बन आया, मतलब एक्साइटेशन प्रोसेस हुआ। दूसरा, ओवरलैपिंग हुआ, और तीसरा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 3 प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का, कौन सा, एक्साइटेशन, ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन are simultaneous
साइमल्टेनियस प्रोसेस। ये मेन रीजन होता है हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब इस तीनों प्रोसेस के बीच में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हम ये 3 स्टेप के बारे में बोलेंगे कि एक साथ हुआ। तो अगर हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि मीथेन मॉलिक्यूल को सही बनाने का सही मेथड कौन सा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाए, उसके बाद यहाँ मीथेन मॉलिक्यूल बना दिए, ये वाला प्रोसेस सही है, या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करा करके, ओवरलैप करा करके और फाइनल हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बना करके इस मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराए, वो सही है। तो इसका आंसर होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किए बगैर अगर हम बॉन्ड बनाते हैं, ये वाला सही तरीका नहीं है हमें मीथेन बनाने का। करेक्ट मेथड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कीजिए, ओवरलैप कराइए, बॉन्ड फॉर्मेशन, और उसके बाद हमें फाइनल मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल मिल जाता है। तो आप प्लीज इस सारे कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें पोस्ट कर सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन का बहुत सारा कंसेप्ट है, उस पर हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे। हमें इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। थैंक यू।